हाय एवरीवन, मेरा नाम है रुशांक जोशी और मैं भी आप लोगों की तरह एक बीए साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। हमने अब तक हमारे 22 वीडियो सीरीज़ के 3 वीडियोस कंप्लीट किए और ये चौथा वीडियो है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस रिसर्च मेथड के बारे में। इस लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे साइकोलॉजी को साइंस क्यों कहा जाता है, साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड क्या होते हैं, केस स्टडी, न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और सर्वे मेथड, इन मेथड की लिमिटेशंस और फाइनली एक्सपेरिमेंटल मेथड जो कॉज और इफ़ेक्ट प्रूव करता है। ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल भी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए हाई वेटेज वाला टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले बात करेंगे हम साइकोलॉजी एज अ साइंस। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे और एनिमल्स की बिहेवियर को स्टडी करता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर्सनल ओपिनियन नहीं देते या सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन मेथड पर डिपेंड नहीं करते, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे। साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सिस्टमेटिक रिसर्च यूज़ करता है, ये ऑब्जर्वेशन और एविडेंस पर बेस्ड होता है और हर कंक्लूजन लॉजिकली निकाला जाता है इसमें, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए अगर कोई कहे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई कहे कि स्ट्रेस से हेल्थ ख़राब होती है, तो साइकोलॉजिस्ट इसे तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक प्रॉपर डाटा, ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक रिसर्च ना हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिस्टमेटिक रिसर्च। सिस्टमेटिक रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च प्लान्ड होती है, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए जाता है, डाटा रैंडमली कलेक्ट नहीं किया जाता। साइकोलॉजी में रिसर्च में पहले क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, फिर सूटेबल मेथड चूज़ करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं और फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इस सिस्टमेटिक अप्रोच की वजह से साइकोलॉजी का डाटा रिलायबल और वैलिड हो जाता है। ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस की बात करेंगे हम। साइकोलॉजी कंक्लूजन सिर्फ अजम्पशन पे नहीं होता, बिहेवियर जो होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। ये मेजर एविडेंस के थ्रू स्टडी होता है, मतलब ऐसी कोई भी एविडेंस जिनको हम मेजर कर पाए बिहेवियर के। एग्जाम्पल के लिए अगर एक चाइल्ड एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है तो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि चाइल्ड बदमाश है, वो ऑब्जर्व करेंगे चाइल्ड का एनवायरनमेंट, फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल बिहेवियर, इमोशनल फैक्टर्स और एविडेंस के बेसिस पर कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के बारे में, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव मेथड्स का मेन एम होता है बिहेवियर को डिस्क्राइब करना जैसे वो नेचुरली होते हैं। इन मेथड्स में रिसर्च बिहेवियर को चेंज नहीं करता, रिसर्च जो होता है वो बिहेवियर को चेंज नहीं करता किसी भी तरीके से, कोई वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं करता, सिर्फ ऑब्जर्व, रिकॉर्ड और एनालाइज करता है, ठीक है। इसलिए ये मेथड्स बिहेवियर का स्नैपशॉट देते हैं। इनिशियली अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट मतलब थोड़े डेवलपमेंट वगैरह याद रखने में समझने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये मेथड कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स प्रूव नहीं कर पाते। ये क्या होता है हम थोड़ा आगे समझेंगे, कॉज एंड इफ़ेक्ट, ठीक है। और अभी थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड्स के। फर्स्ट की डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर। ये मेथड बिहेवियर को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। एग्जांपल, लोग स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हैं, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब लोग अलग अलग जगह पे कैसे बिहेव करते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर हो गया। ये बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। सेकेंड, नो कंट्रोल। इस मेथड में रिसर्चर जो होता है बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करता, सिचुएशन को मैनिपुलेट नहीं करता, बिहेवियर नेचुरली ऑकर होता है और उसे ही वो स्टडी करते हैं। थर्ड, नो कॉज एंड इफेक्ट। जैसे हमने यहाँ देखा था, नो कॉज एंड इफेक्ट। डिस्क्रिप्टिव मेथड सिर्फ ये बताता है कि दो चीज़ें साथ साथ हो रही है, लेकिन ये नहीं बताता कि कौन सी चीज़ कॉज है और कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट। ऑब्जर्वेशन करके हम शायद ये बता पाए कि जो बच्चे कार्टून देख रहे हैं वो बहुत मस्ती कर रहे हैं, बट हम ये पर्टिकुलरली नहीं बता पाएंगे कार्टून में ऐसी क्या चीज़ देखने से बच्चे मस्ती कर रहे हैं या फिर उनका अटेंशन स्पैन बिगड़ रहा है या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बस एग्जांपल था, ठीक है। एक केस स्टडी करके एक होता है, हाँ, केस स्टडी मेथड एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है। इस मेथड में एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप या एक स्पेसिफिक सिचुएशन को बहुत डिटेल में स्टडी किया जाता है।
इसमें रिसर्चर मल्टीपल सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री। अगर रियल लाइफ एग्जांपल समझे तो एक अगर एक स्टूडेंट स्कूल में बिल्कुल बात नहीं करता, एक्सट्रीमली विड्रॉ है उसका मतलब, तो साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट का पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे, फैमिली एनवायरनमेंट समझेंगे, स्कूल टीचर से बात करेंगे। इस पूरे डिटेल स्टडी को केस स्टडी कहा जाता है। ये साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? रेयर केसेस को समझने में मदद करता है, बिहेवियर को डीपली एक्सप्लेन करता है और सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग से आगे जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये केस स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी है। सिर्फ एक या कुछ लोगों पर बेसिस अगर हम मतलब बहुत कम लोगों पे कोई केस स्टडी करके कोई रिज़ल्ट सब पर लागू नहीं कर सकते। ठीक है, सब पे जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंसान के लिए केस अलग अलग होंगे। उनके हर एक इंसान के केस स्टडी में हर एक फैक्टर्स अलग होंगे, वेरिएबल्स अलग होंगे, तो हर एक केस अलग बन जाता है। इसलिए कुछ लोगों पर केस स्टडी करके हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत लोगों पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं जो कि है न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें बिहेवियर को नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व किया जाता है। रिसर्चर इंटरफेयर नहीं करते, रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, बिहेवियर रिकॉर्ड करते हैं, बस। अगर रियल लाइफ एग्जांपल दे दियो न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का, अगर रिसर्चर ये स्टडी करना चाहता है चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड में कैसे बिहेव करते हैं, तो रिसर्चर प्ले ग्राउंड में क्वाइटली बैठ जाएगा, चिल्ड्रन के नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा बिना उन्हें बताए। इस बिहेवियर को बिल्कुल मतलब ऐसे हम बिहेवियर को ऐसा एग्जैक्टली समझ पाते हैं एज इट इज़। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और लिमिटेशंस क्या है उस पर बात करते हैं। न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन रियल बिहेवियर दिखाता है एज इट इज़, आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं होता। अगर कभी कभी एक्सपेरिमेंटिव मेथड्स में प्लेसिबो इफेक्ट जैसी चीज़ें आ जाती है जो हम इसी वीडियो में बाद में पढ़ने वाले हैं, उससे क्या हो जाता है, जो भी सब्जेक्ट है जिस पे रिसर्च की जा रही है वो शायद थोड़ा अलग बिहेव कर सकता है एज़ कम्पेयर टू वो नॉर्मली कैसे बिहेव करे। तो जो ये न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है इसमें बिहेवियर उसका वैसा ही रहता है, क्योंकि उसको नेचुरली ऑब्जर्व किया जाता है बिना अपने इंटरफेरेंस के। लेकिन अभी इसका लिमिटेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन बायस हो सकता है कि समझो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा जो है उसको कार्टून देख के मस्ती आ रही है, या फिर उसको कार्टून देख के थोड़ा और एंग्शियस हो रहा है, बट हो सकता है कि नहीं उसका दिन ही ख़राब गया हो या फिर कोई और फैक्टर्स इसे अफेक्ट कर रहे हो। मतलब ये ऑब्जर्वेशन बायसेस आ सकते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट एस्टेब्लिश नहीं होता, ये तो सारे ही इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, कॉज एंड इफ़ेक्ट इस्टेब्लिश। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जो होता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में डाटा की कलेक्ट किया जाता है क्वेश्चनियर्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू। इसका यूज़ तब होता है जब लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल दे दे सर्वे मेथड का, तो अगर रिसर्चर को ये जानना हो कि कॉलेज स्टूडेंट में स्ट्रेस लेवल कितना है, तो वो एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करेगा स्टूडेंट के स्लीप, वर्कलोड, प्रेशर के बारे में, और उनका ओपिनियन पूछेगा, उनसे क्वेश्चंस करेगा, जिससे उसे डाटा मिल जाएगा कि एक्चुअल क्या हालत है, मतलब स्ट्रेस कितना है स्टूडेंट्स में कॉलेज के। ठीक है, अब सर्वे से ओपिनियंस, एप्टीट्यूड, बिलीफ ये सब समझने में मदद मिलती है। बट लिमिटेशंस ये हो जाता है कि लोग हॉनेस्ट आंसर कभी कभी ना दे। समझो अगर कोई डाइट के ऊपर सर्वे है तो शायद कोई अपनी डाइट को ज़्यादा अच्छा बताए, या फिर कभी कभी उसे ही ना पता हो कि वो अच्छा नहीं खा रहे हैं, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सर्वे मेथड्स में। इसलिए रिसर्चर्स हमेशा परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होते। मतलब कोई भी हम यूजुअली आजकल एक ट्रेंड चलता है कि कोई भी रिसर्च के बेसिस पे कोई भी अपनी बात को स्टेट कर देता है, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर एक रिसर्च परफेक्ट हो। और रिसर्च के मतलब रिसर्चेस बार बार रॉन्ग प्रूफ होती ही रहती है इन जनरल। ठीक है,
पूरे डिस्क्रिप्टिव मेथड्स के भी यही है इन जनरल। सारे ये जो हमने पढ़े वो सारे डिस्क्रिप्टिव मेथड्स है, तो इनकी लिमिटेशंस यही है कि केस स्टडी, न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और सर्वे, इन तीनों का बिहेवियर को ये तीनों बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, रिलेशनशिप दिखाता है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट प्रूव नहीं कर पाता कि किस चीज़ की वजह से उसका ये बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। इसलिए साइकोलॉजी में एक और मेथड यूज़ होता है जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंटल क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम। हाँ, ये थे लिमिटेशंस। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल मेथड साइकोलॉजी का सबसे साइंटिफिक रिसर्च मेथड है। इस मेथड में रिसर्चर एक वेरिएबल को डेलिबरेटली चेंज करते हैं, उसका इफ़ेक्ट दूसरे वेरिएबल पर मेजर करते हैं, बाकी कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं, और फिर मतलब इसका मेन एम ये होता है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना और जानना कि क्या एक चीज़ है, एक कॉज है जो इफ़ेक्ट कर रहा है किसी भी वेरिएबल पर, ठीक है। अभी वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे, वेरिएबल्स एंड ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वेरिएबल जो रिसर्चर चेंज करते हैं, कॉज जिसे कॉज माना जाता है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, IV से डिनोट किया जाता है उसे, ये रिसर्चर चेंज करते हैं और जनरली ऐसी चीज़ को चेंज करते हैं जिसे कॉज माना जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो मेजर किया जा रहा है, जिसे हम इफ़ेक्ट कह रहे थे अब तक, इफ़ेक्ट माना जाता है उसे, ठीक है। तो दो होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें तो डज स्लीप अफेक्ट मेमोरी, अगर ऐसा कोई रिसर्च क्वेश्चन है तो आवर्स ऑफ स्लीप इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मेमोरी परफॉर्मेंस इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे कि स्लीप क्या मेमोरी को अफेक्ट कर रहा है। तो कोई अगर मतलब अगर कोई भी रिसर्च कर रहा होगा तो वो आवर्स ऑफ स्लीप मैनिपुलेट कर पाएगा किसी भी एक इंडिविजुअल की, और उसकी परफॉर्मेंस देखेगा मेमोरी में, जो कि इफ़ेक्ट होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है कॉज, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इफ़ेक्ट, ठीक है। इतना समझ गए। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स के बारे में। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स क्या होता है, ट्रीटमेंट रिसीव, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं, कंट्रोल ग्रुप जो होता है ट्रीटमेंट नहीं रिसीव करते हैं। कंपैरिजन से कॉज क्लियर समझ में आ सकता है इससे, मतलब एक ग्रुप को थोड़ा एक ग्रुप को ट्रीटमेंट दी जाती है, एक ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, और दोनों को कंपेयर किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि कॉज था या नहीं, ठीक है। कॉज हमें क्लियर कट हो जाता है कि कोई कॉज था या नहीं, इसका कोई कॉज या इफेक्ट था या नहीं, ठीक है। अब ये सब में एक इफ़ेक्ट जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, जो होता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट ऐसे इन जनरल बहुत ज़्यादा फेमस है। कभी कभी तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो कभी कभी बिहेवियर चेंजेस होते हैं सिर्फ इस बिलीफ से कि मुझे ट्रीटमेंट मिल रही है, और प्लेसिबो कैन मेक वंडर्स, मतलब उसका अलग से पूरा एक वीडियो बन सकता है। तो मतलब चाहे ट्रीटमेंट रियल हो या फेक, प्लेसिबो इफ़ेक्ट ऐसा काम करता है कभी कभी। तो इसलिए एक ग्रुप को प्लेसिबो दिया जाता है जिससे ट्रीटमेंट नहीं मिलती, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो कंट्रोल ग्रुप को मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेसिबो दिया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं नकली दवाई खाने से, मतलब समझो किसी को शुगर पिल दे देंगे एक को और बोलेंगे कि इससे तुम्हारा मूड इम्प्रूव होगा, और एक ग्रुप को असली में मूड इम्प्रूव करने वाली कोई दवाई दे देंगे, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कोई चेंजेस है क्या, कि सिर्फ मानने से उसका मूड इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट, और प्लेसिबो इफ़ेक्ट को यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द रिसर्च में। तो एक फ़ाइनल समरी दे देता हूँ पूरे वीडियो की। आज हमने डिटेल में पढ़ा साइकोलॉजी एज अ साइंस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, केस स्टडी क्या होते हैं, न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, सर्वे और एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये सारे मेथड्स के बारे में पढ़ा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्रुप्स और प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो होता है वो बिहेवियर को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है। ये बात क्लियर हो जाए, ये बात आई फील कि क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेलिजेंस
के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन और थ्योरी डिस्कस करेंगे उसकी। तब तक के लिए रिवाइज करना और साथ साथ राइटिंग की प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।